नमस्कार। जय माँ शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और आज मैं हाजिर हुआ हूँ मुख्य रूप से दो विषयों को लेकर। एक तो 23 नवंबर 2022 को गुरु जो कि मीन राशि में चल रहे थे और पिछले 3 महीने से वक्री गमन कर रहे थे, उन्होंने अपनी चाल बदल ली है, अपनी दिशा बदल ली है और 23 तारीख से मार्गी गमन कर रहे हैं। अब आने वाले 6 से 7 महीने तक गुरु अपनी ही राशि में मार्गी गमन करेंगे। अब कुछ राशियों के लिए ये जो स्थिति है गुरु की मार्गी, ये बहुत ही लाभदायक है। हालांकि नुकसानदायक तो बहुत कम है, क्योंकि स्वराशि में मार्गी कर रहे हैं तो नुकसानदायक तो किसी के लिए भी नहीं। लेकिन कुछ राशियां हैं जिनके लिए ये थोड़ी सावधानी रखने वाली स्थिति है। तो राशियों के बारे में बात करूं उससे पहले मैं एक विषय पर आपको जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि एक सब्जेक्ट, एक बात स्पेशली राशियों के बारे में बहुत ज़्यादा सामने आती है। सभी का सवाल रहता है कि आपकी राशि है कौन सी, और ये कैसे तय होता है कि राशि कौन सी। देखिए, मनुष्य जीवन जिस किसी का भी जन्म होता है, कुंडली बनाई जाती है, तो उस व्यक्ति की 2 राशियां सबसे मुख्य होती है जिसका उसके जीवन पर निरंतर प्रभाव रहता है। अब ये 2 राशियां कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो मानी जाती है वो है लग्न राशि। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, उसकी कुंडली का निर्माण होता है, तो जो कुंडली बनाई जाती है, मेरे पास इस वक्त डायग्राम मौजूद नहीं है वरना मैं थोड़ा सा स्पष्ट और इसको बता पाता, लेकिन इस तरीके से समझिए कि जैसे आप वो कुंडली का देखते हैं, कुंडली आपने अपनी देखी, तो उसमें सबसे ऊपर की तरफ जो घर होता है, जिसको पहला घर कहते हैं, वहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है वो 1 से 12 कुछ भी हो सकता है। वो जो अंक लिखा रहता है वह होती है व्यक्ति की पहली लग्न राशि। लेकिन लग्न राशि आधारित नाम नहीं रखे जाते हैं सामान्य तौर पर। तो नाम किस पर रखे जाते हैं? नाम रखा जाता है हिंदू वैदिक ज्योतिष के हिसाब से चंद्र राशि पर। चंद्र राशि कैसे तय होती है? तो अब आप कभी भी अपनी कुंडली को खोल कर देखिए और उसके अंदर अगर कुंडली बनी हुई है तो उसमें देखिए कि चंद्रमा किस नंबर के साथ लिखे हुए हैं। 1 से लेके 12 तक जो राशियां हैं उनमें से किस नंबर के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं। मान लीजिए 5 नंबर के साथ लिखे हुए हैं तो सिंह राशि हुई, 12 नंबर के साथ लिखे हैं तो मीन राशि हुई, 2 नंबर के साथ लिखे हैं तो वृषभ राशि हुई। ऐसे जिस अंक के साथ चंद्रमा लिखे हुए हैं वो राशि चंद्र राशि है। और वैधानिक तरीके से ज्योतिष में बच्चे का जो नामांकन होता है वह चंद्र राशि के आधारित ही होता है। अब ये 2 राशियां जो हैं ये मानी जाती है जातक की जन्म राशि के हिसाब से। अब आप अदरवाइज कोई नाम रख लें तो फिर वो अक्षर के हिसाब से देखना होता है कि कौन सी राशि से नाम रख लिया गया है। इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है राशि का। अगर आपने 12 राशियां देखी हो, मेष से लेके मीन तक, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर राशि के साथ उसका एक सिंबल, एक आइडेंटिटी, एक चित्र दिया हुआ है। देखिए, एक बात यहाँ पर निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ज्योतिष में कोई भी चीज़, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज़ बिना वजह के नहीं होती। अगर किसी राशि अंक के साथ, राशि के साथ कोई नाम दिया गया है, इट मीन्स उस निशान का उस राशि के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर है। मैं सभी 12 राशियों के लिए नहीं बताऊंगा यहाँ पर भी। तो आप देखिए कि 2 राशियाँ मैंने जैसे बताया, एक लग्न राशि और एक चंद्र राशि। तो उस व्यक्ति पर इन 2 राशियों का प्रभाव जीवन पर्यंत सबसे ज़्यादा होगा। कौन कौन सी? एक तो लग्न, जब जन्म के समय कुंडली बनी और लग्न में जो राशि आई उसका, और एक वो राशि जिसमें चंद्रमा मौजूद है, जिससे नामाक्षर निकाला जाता है कि बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। एक तीसरी जो है, क्योंकि उसी की वजह से कन्फ्यूज़न पैदा होता है सबसे ज़्यादा, एक तीसरी है जिसमें अखबारों में या कई बार सोशल मीडिया पर कहीं भी आप देखते हैं कि कुछ राशियां बताई जा रही हैं।
वो राशियाँ इस तरीके से बताई जा रही है कि आपका जन्म 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में हुआ है तो आपकी ये राशि रहेगी, 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ है तो आपकी ये राशि रहेगी। ये एक न्यूमरोलॉजिकल सिद्धांत है कीरो का। न्यूमरोलॉजी अगर आप समझते हो, ये भी एक तरह का ज्योतिष है, निकला इसी में से है, वैदिक ज्योतिष में से, लेकिन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कहा जाता है। ये न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष जिसको कहते हैं। अंक ज्योतिष वालों ने क्या किया कि 12 महीने के हिसाब से हर महीने की एक राशि तय कर दी। इसको कुछ अर्थों में सूर्य राशि भी कहते हैं। सूर्य हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, एक निश्चित तारीख के आसपास ही करते हैं, 2-4 दिन का अंतर कभी हो सकता है, वरना ज़्यादातर एक निश्चित तारीख के आसपास करते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने राशियां बना दी। अब उसको सूर्य राशि भी कह सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है। मैंने आज तक किसी व्यक्ति में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताई गई राशि, जो वो 30 दिन के अंतराल में एक राशि डिसाइड कर देते हैं, उनके हिसाब से तय की हुई राशि के गुण कभी भी नहीं देखे। जैसे किसी का जन्म जो है वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच हुआ तो न्यूमरोलॉजी कहेगी इसकी सिंह राशि है। अब सिंह राशि का जो गुणधर्म है ऐसे व्यक्तियों में देखने को ही नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत सतही बात है। मतलब एक चीज़ है ना, जब भी यहाँ से कुछ कॉपी होता है और वो बाहर जाता है, जैसे न्यूमरोलॉजी आज कहते हैं कि यूएस की देन है, बट बेसिकली है तो वो इंडिया की ही देन, इसी में से निकला है, वैदिक ज्योतिष में से। लेकिन वो हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं ताकि लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लें। वैसे उन्होंने इसका भी शॉर्ट फॉर्म कर दिया कि इस मंथ में आपका जन्म हुआ है मतलब आपकी ये राशि, क्योंकि बेसिकली राशि निकालना, चंद्र राशि निकालना इज़ अ डिफ़िकल्ट मैटर, बिकॉज आपको जब एक कुंडली बनानी है तो बच्चे का जन्म समय भी चाहिए, उसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, फिर ये भी निकालना पड़ेगा सूर्य कब उदय हुआ, कब अस्त हुआ। वहाँ तो सीधा सीधा फंडा है कि कब जन्म हुआ है, बोले 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में, हाँ तुम्हारी राशि ये है, ओके। इतना इजी टास्क नहीं है, फालतू की बात है। मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। उस राशि का कोई प्रभाव नहीं होता। 2 राशियों का प्रभाव होता है मुख्य रूप से। राशि के स्तर पे देखें तो कुंडली विश्लेषण एक अलग चीज़ है, सिर्फ राशि के स्तर पे देखें तो एक लग्न राशि और एक चंद्र राशि जिसमें जन्म हुआ है। अब इन सबके स्वभाव अलग अलग हैं। कल से मैं इसकी एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें रोजाना मैं राशियों के जो सिंबल होते हैं, सिंबल देखे होंगे ना आपने, मतलब जैसे कि आप अगर मिथुन राशि देखें तो उसमें 2 परछाइयाँ दिखाई देती है मेल फीमेल की। सिंह राशि देखें तो शेर का सिंबल है। तो इन सिंबल का इन राशियों पर क्या असर है और ये लग्न को कैसे प्रभावित करती हैं और चंद्र राशि को कैसे प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ अंतिम वाक्य इस विषय का मैं स्पष्ट कर दूँ कि जिस राशि से आपका नाम रखा जाता, अगर एक्चुअली जन्म के बाद में कुंडली बनवाई जाए और नाम राशि के हिसाब से नाम रखा जाए, तो चंद्रमा जिस राशि में होगा और चंद्रमा जिस राशि में रहते हुए जिस नक्षत्र में होंगे, उस नक्षत्र के कुछ शब्द डिसाइडेड हैं जिनसे राशि बनती है। मान लीजिए किसी का नाम प से है, तो प से है, इसका मतलब कि जिस समय उस जातक का जन्म हुआ चंद्रमा कन्या राशि में थे और बुध के नक्षत्र में थे, तो उसका नाम प से आया है। ये शब्द वहाँ से निकाल कर दिया जाता है। इतनी बारीक कैलकुलेशन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ इस चीज़ को। ऐसा भी नहीं है कि चंद्रमा को सिर्फ देख लिया कि कन्या राशि में है मतलब कोई शब्द नहीं। चंद्रमा, ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्रमा उस वक्त किस नक्षत्र में है, क्योंकि कन्या राशि के 5 शब्द हो सकते हैं, लेकिन 5 में से 2 शब्द अलग नक्षत्र के होंगे, 2 शब्द अलग नक्षत्र के होंगे, 1 शब्द अलग नक्षत्र का होगा। तो इतना बारीक कैलकुलेशन है। वो ऐसे हवा में बात नहीं हो सकती कि इस महीने तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारी ये राशि है, ठीक है। तो राशि एक्चुअली वही होती है जो आपकी जन्म राशि, जिसमें चंद्रमा जिस राशि में मौजूद है, जिस नक्षत्र में मौजूद है, उस नक्षत्र का शब्द क्या है, उसके ऊपर वो राशि डिसाइड होती है। कल से इस बारे में विस्तार से और चर्चा करूँगा, हर राशि के सिंबल, हर राशि के नक्षत्र के विषय में। अब बात करते हैं गुरु के मार्गी होने की। देखिए, कुछ राशियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। अब वो राशियाँ कौन कौन सी हैं मैं क्रम में नहीं बताऊंगा, सीधे सीधे चलता हूँ।
देखिए राशियों के क्रम में अगर देखें तो सबसे पहली वो राशि जिसके लिए बहुत फायदेमंद है वो है वृषभ राशि, क्योंकि इनके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ की स्थितियाँ बनने वाली है, लाभ की अच्छी स्थितियाँ इनके साथ बनने वाली। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लीवर से संबंधित दिक्कत हो सकती है, पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का ये बकरी से मार्गी गमन लाभदायक है। दूसरी राशि है तो कौन सी है? मिथुन। मिथुन के लिए भी लाभदायक है, दशम में गोचर कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने वाली स्थितियां बता रहे हैं। कर्क के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर होगा और कर्क राशि के ऊपर दृष्टि भी रहेगी, अत्यंत लाभदायक। कर्क राशि इन 12 राशियों में ऐसी है वर्तमान में जिसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक इस वक्त बृहस्पति बने हुए हैं। इस समय का लाभ उठाइए। सिंह राशि के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर है, स्वास्थ्य हानि कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्थितियों में बाहरी लाभ की स्थितियां भी दिखाते हैं। देखिए गुरु पूर्ण रूप से कभी भी सिर्फ नुकसानदायक नहीं होते, फायदेमंद भी होते हैं। अष्टम भावस्थ हैं, इसके बावजूद भी थोड़ा सा अध्यात्म में, धर्म में मन लगेगा, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए। वो लोग जो शराब और नॉनवेज का सेवन करते हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, दाम्पत्य सुख के लिए उचित है। जो लोग शादी विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे, मान लो जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे थे या प्रेम संबंध में थे, माता पिता तैयार नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए लाभदायक है, उनके ये काम बन सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि के लिए छठे भाव में है, बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, रोग से परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर ऋण वगैरह आपने ले रखा है तो उसमें ऋण आपका उतर सकता है, कुछ लाभ की स्थितियां बनाते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक के पंचम भाव में, तो वृश्चिक राशि के वो लोग जो संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब नई नई शादी हुई है या संतान चाह रहे हैं, उनके लिए लाभदायक है। संतान प्राप्ति के योग इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बने हुए हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी में फ़ायदा देने वाले बने हुए हैं गुरु। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, लोग आपकी बात को मानेंगे, सम्मान प्राप्त होने के योग हैं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के तीसरे भाव में हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा, प्रेम भाव बना रहेगा, लाभ की स्थितियाँ भी बढ़िया है, मकर राशि वालों के लिए बढ़िया। कर्क के बाद दूसरी वो राशि जिसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हैं वो है कुंभ, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान पर अपनी ही राशि में धन लाभ के प्रबल योग, बड़े धन लाभ के योग, वाणी में प्रखरता, समाज में सम्मान प्राप्त होना, ये सब चीज़ें आपके साथ बनी हुई है। कुंभ राशि वालों के लिए 7:30 के इस विकट समय में बृहस्पति का ये मार्गी गोचर, जिसको मैं कहूँ कि एक ठंडी हवा का झोंका लेके आया है। बात करें मीन राशि की। मीन राशि की 7:30 आने वाली है 17 मार्च से। 17 मार्च से पहले गुरु का अपनी ही राशि में मार्गी होना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि शनि का असर शुरू हो चुका है। 7:30 राशि तो 17 जनवरी को बदलेंगे, लेकिन अपना प्रभाव उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं गुरु के सहयोग से थोड़ा बचाव होता रहेगा आने वाले 6 महीने 7 महीने, लेकिन उसके बाद 7:30 अपने फुल फॉर्म में आने वाली है मीन राशि वालों पर। तो ये मुख्य असर है। और मैंने जैसा शुरुआत की थी तो मैंने मेष राशि का नहीं बताया, तो अंत में बता देता हूँ। मेष राशि वालों के लिए सबसे खराब स्थिति है इस समय। बाकी सबके लिए गुरु फायदेमंद है, मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद नहीं है। यहाँ पर रोग रिपु ऋण बढ़ाने वाले हैं, व्यर्थ की यात्रा करवाने वाले हैं, चोट एक्सीडेंट वाले। अगर आप गलत कामों में इन्वॉल्व हैं तो आप फंस सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं। तो ये प्रभाव था बृहस्पति के वक्री से मार्गी गोचर का। जैसा कि मैंने बताया कि हर राशि का एक सिंबल और राशि का प्रभाव। वैसे एक बात यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि राशिफल, क्योंकि ये जो राशिफल, जैसे अभी जो मैंने राशिफल बताया, ये चंद्र राशि आधारित है। ये लग्न, नामाक्षर या सूर्य राशि, जिसको मैं न्यूमरोलॉजी कह रहा हूँ, उनके हिसाब से नहीं देखा जाए। चंद्र राशि मीन्स वही जो जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं और जिस नक्षत्र के साथ हैं, ये उस राशि का राशिफल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। कुछ बहुत से लोग हैं ज्योतिष जो यूट्यूब पर भी मौजूद हैं,
वो लग्न आधारित राशिफल बताते हैं, कुछ कुछ तारीख वाइज बताते हैं, लेकिन मेरा राशिफल हमेशा चंद्र आधारित रहता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में मुख्य रूप से जो राशि कही गई है व्यक्ति की, वो चंद्र राशि ही कही गई है। लग्न या नामाक्षर या न्यूमरोलॉजी का उसमें कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये था चंद्र राशिफल 12 राशियों पर गुरु के वक्री से मार्गी प्रभाव का। कल से मैं एक जिसको मैं कहूँ कि एक राशियों के बारे में एक विशेष जानकारी, उनके सिंबल, उनके नक्षत्र, उनकी स्थिति, उसका प्रभाव, और कैसे एक राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से किसी व्यक्ति का जन्म शब्द निकाला जाता है, उसके नाम का पहला शब्द क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय मां शारदा।